देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग आज फिर देखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। अनुपम प्रस्तुति। अनुपम प्रस्तुति आज का टॉपिक है। आज का हम लोग टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ the directive principles of states। इसी को हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है। क्या गिरा दिया है? राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, इसके संबंध में आप इस बात को देखिए। इस बात को अब आप देखिए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है। इस बात को देखिए। तो हम लोग लिखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। अब इसमें जो परीक्षा में जो पूछा जाता है तो सबसे पहली बात है भाग, कि कितने भाग में है। तो ये है भाग 4। ये है भाग 4 यानी पार्ट 4। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये पूछता है कितने संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग 4 में है। ये सेकंड बात अनुच्छेद। ये अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद कितना में है। तो ये अनुच्छेद है 36 से 51। ये 36 से 51। तो ये है आर्टिकल। ये आर्टिकल है फ्रॉम 36 to 51। ये आर्टिकल है। कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया। तो ये कहाँ से लिया गया। आयरलैंड से। ये आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया। आयरलैंड से। ये आयरलैंड से। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कितने भाग में है। तो ये है 4, पार्ट 4। अनुच्छेद कितना से कितना है। 36 से 51 यानी आर्टिकल फ्रॉम 36 to 51। और लिया गया कहाँ से है। आयरलैंड से। ये क्या किया गया है। ये लिया गया है। तो ये सब बात पीटी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। और हम पीटी के दृष्टिकोण से ही ये सारी बातें कह रहे हैं कि क्या आने वाला है। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, लेकिन उतना जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछता है उसको आप ध्यान में रखिए। तो आज हम लोग इस पर देखते हैं। तो इसके संबंध में क्या बात कही गई है भाई। तो ये नंबर 1। तो इसमें क्या कहा गया है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। ये न्यायालय में परिवर्तनीय ये नहीं होगा। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी इन्फोर्समेंट कहता है
देयर विल नॉट बी इन्फोर्समेंट, इसमें कोई इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ये इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्समेंट ये माने लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ये इनको क्या चीज़ प्राप्त नहीं है? वैधानिक, ये वैधानिक शक्ति, ये शक्ति क्या नहीं है? प्राप्त, ये प्राप्त नहीं है। तो वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसका मतलब है कि यदि 36 से 51 तक कोई विवाद हो जाए या कोई मुद्दा हो, उस मुद्दे को यदि न्यायालय में कोई व्यक्ति ले जाता है तो भाई वो वहाँ पर परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी न्यायालय में यह केस या मुकदमा इस दर्ज नहीं होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये क्या कहता है? ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो इसकी पहली बात हम लोग इसको देख लिए। अब हम लोग सीधे यहाँ से कहाँ चले आते हैं? आर्टिकल से संबंधित बात चले जाते हैं। तो आर्टिकल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहला है आर्टिकल 36। ये है आर्टिकल 36। तो 36 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 36 में कौन सी बात दी गई है? तो अनुच्छेद 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? ये राज्य की परिभाषा। ये राज्य की क्या दी गई है? ये परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। तो भाई ये राज्य की जो परिभाषा दी गई है, तो जो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है वही है। यानी कहने का मतलब अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, जो कि आपने पढ़ा है। और अनुच्छेद 36 में भी ये राज्य की परिभाषा दी गई है। तो दोनों में यहाँ पर क्या है? सेम है। दोनों में क्या दिया गया है? दोनों में यही राज्य की क्या दी गई है? परिभाषा। ये परिभाषा दी गई है। यानी कहने का मतलब जो बात 12 में लिखा गया है, अनुच्छेद 12 में लिखा गया है, वही बात किस में लिख दिया गया है? अनुच्छेद 36 में लिख दिया गया है। तो 12 में क्या कहा है भाई कि राज्य किसको मान लिया गया है? तो हम लोगों ने देखा ही था कि जो राज्य को जो माना गया है वो किसको मान लिया गया है भाई? तो ये भाई पार्लियामेंट को, संसद को, पार्लियामेंट को। यानी किसको मान लिया गया? ये संसद को। किसको मान लिया गया? विधानमंडल को। ये विधानमंडल को, यानी स्टेट लेजिस्लेचर को। ये स्टेट लेजिस्लेचर को, ये स्टेट लेजिस्लेचर को किसको मान लिया गया? स्थानीय प्राधिकार को, या स्थानीय प्राधिकार को, या अन्य प्राधिकार को ये मान लिया गया। लोकल अथॉरिटीज़, ये क्या है भाई? लोकल अथॉरिटीज़। हमने सब बात कह दिया था, इसलिए कहने की अब ज़रूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी। और ये क्या है? अदर अथॉरिटीज़। ये हमारा क्या है भाई? अदर। ये है अदर अथॉरिटीज़। ये अदर अथॉरिटीज़। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या कर दिया गया? ये 12 के अंतर्गत जो बात कही गई है वही बात किसके अंतर्गत कही गई है? 36 के अंतर्गत वही बात कही गई है। चलिए अब 37 में क्या कहा है? आर्टिकल 37 में कौन सी बात कही है भाई? अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 में कौन सी बात कह दी गई है? तो कहता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में क्या नहीं होगा? परिवर्तनीय नहीं होगा। परिवर्तनीय नहीं होगा। यहाँ परिवर्तनीय का मतलब है लागू नहीं होगा, वैधानिक मान्यता नहीं है। इससे संबंधित यदि कोई केस होगा, मुकदमा होगा, तो ये न्यायालय में इसको क्या किया जाएगा? यह अप्लीकेबल नहीं होगा। इससे संबंधित कोई भी मामला न्यायालय में नहीं ठहरेगा। तो भाई इसी को हम लोग कहते हैं
जैसे कि कहा गया है कि भाई दुधारू पशु की हत्या नहीं करनी चाहिए, ये बात कहा गया है 48 का में कहा गया है। तो भाई यहाँ पर यदि कोई ये व्यक्ति जाए, कहाँ जाए भाई, न्यायालय के पास जाए और कहा जाए कि भाई दुधारू पशु की हत्या की जा रही है, इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज करे, तो भाई यह मुकदमा दायर नहीं होगा। क्यों नहीं दायर होगा? इसलिए यह किसका विषय है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का यह विषय है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रवर्तनीय का मतलब क्या है, इन्फोर्समेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि भाई इन्फोर्समेंट नहीं होगा, लागू नहीं होगा, यानी वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब हम लोग 38 में देखते हैं, ये आर्टिकल 38 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 38, ये है आर्टिकल 38 अनुच्छेद, ये है अनुच्छेद, ये 38। ये 38 क्या कहता है? इसमें कहता है कि राज्य ऐसा प्रयास करे जिससे कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था का जन्म हो। राज्य ऐसा व्यवस्था करे, ऐसा व्यवस्था करे जिससे कि लोक कल्याणकारी व्यवस्था को बढ़ावा मिले। लोगों को क्या हो, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, हर क्षेत्र में उनका क्या हो, कल्याण हो। तो ये बात किस में कहा गया है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है। यानी कहने का मतलब है कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना से तात्पर्य है कि भाई यदि हम कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर हमेशा राज्य को किसके साथ होना चाहिए? नागरिकों के साथ होना चाहिए। नागरिकों के साथ क्या होना चाहिए? माने हर हमेशा राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि हर हमेशा किसको साथ मिले? राज्य का साथ किसको मिले? नागरिक को मिले, चाहे वह जीवन से पहले हो या जीवन जब चल रहा हो तब हो या जीवन के बाद यानी मृत्यु के बाद। तो कहने का मतलब यह हुआ कि राज्य तब तक साथ देगा नागरिक को, जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक राज्य किसके साथ है? ये नागरिक के साथ है। तो भाई इस प्रकार की जो बात होती है वह लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत होती है। वो किसके अंतर्गत होती है? वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट के ये अंतर्गत होती है। तो भाई ये वेलफेयर स्टेट चाहिए, कहें हमेशा आपको मदद चाहिए। आज भी आप देखिए, यदि कोई गुम हो जाता है, मान लीजिए बिजली नहीं है, आपने जाकर के स्विच ऑन किया, बिजली चली गई है, तो आप कहते हैं कि भाई ये सरकार अच्छी नहीं है। आपने स्विच ऑन किया और बिजली चली आई, आप कहते हैं तो बहुत अच्छी सरकार है। कहने का मतलब कि नागरिक हर हमेशा चाहता है कि सरकार हमारी मदद करे, हमारे विकास में, हमारे अन्य कार्यों में सरकार का क्या हो, हाथ हो, ताकि मेरा क्या हो सके, कल्याण हो सके, मैं चहुमुखी विकास कर सकूं। तो ये बात किसके अंतर्गत है? लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ये बातें कही जाती हैं। तो 38 में हम लोगों ने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में ये बातें कही गई है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 39, हम लोग देखते हैं 39, आर्टिकल 39, ये है आर्टिकल 39। तो इसको दो बार पार्ट में हम कर देते हैं। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन परीक्षोपयोगी बात दो गो है। एक है 39, तो 39 में क्या कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये समान वेतन। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है कि यदि कार्य समान हो तो वेतन भी क्या होगा? ये समान होगा। कार्य को मद्देनजर रखते हुए वेतन में किसी प्रकार की विसंगति नहीं होनी चाहिए। कार्य को ध्यान में रख करके यदि कोई वेतन में विसंगति लाता है, वेतन में क्या लाता है भाई? विसंगति, ये विसंगतियाँ लाती है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो 39 कहता है कि समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए। यहाँ पर कौन प्रधान है, यहाँ कार्य की बात है। तो भाई यदि कार्य समान है तो वेतन भी क्या होगा, समान होगा। ऐसा नहीं कि भाई एक ही कार्य लोग कर रहे हैं, वही एक कार्य के लिए उनको अलग वेतन और दूसरे को अलग वेतन, तो भाई ये गलत हो जाएगा। तो भाई ये गलत होना से मतलब यहाँ मेरा है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे। हम तो अभी अभी बोले आपको कि भाई नीति निषेध तत्व में यदि कोई विषय है तो वो न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, वो न्यायालय में क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा। तो वही यहाँ पर कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि भाई इसका मतलब है कि समान कार्य के लिए समान वेतन बने। यानी कहने का मतलब है राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें कि किसी प्रकार का क्या ना हो, विभेद ना हो। तो इस प्रकार से 39 में लिखा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये व्यवस्था कौन करेगी, ये व्यवस्था राज्य सरकार, राज्य करेगी। इसी में कौन सी बात दी गई है, 39 का, इसी में क्या कर दिया गया है, 39 का आर्टिकल ये कितना कर दिया है, 39 का। इसमें कौन क्या बात कहा गया है भाई, इसमें कहा है निःशुल्क विधि सहायता। ये है निःशुल्क, ये है निःशुल्क, ये क्या है, विधिक, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भाई लोगों को क्या मिलना चाहिए, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करे, ऐसी कानून बनावे, या ऐसा कानून बनाते समय ऐसा ध्यान रखे कि आम लोगों को, जो कॉमन आदमी है, जो क्या कह सकते हैं वीकर सेक्शन है, जो जनरल कॉमन मैन है, ले मैन ऑफ योर सोसाइटी है, वैसे लोगों को क्या मिलना चाहिए, ये विधिक सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन कैसे मिलनी चाहिए, निःशुल्क। ये किसके लिए मूल रूप से कहा गया है, तो ये मूल रूप से कहा गया है कमज़ोर वर्ग के लिए। ये कमज़ोर वर्ग के लिए, ये कमज़ोर वर्ग के लिए है। ये काहे भाई, मान लेते हैं कि कभी कभी कोई न्यायालय जाता है तो जो दबंग है, जो पावरफुल आदमी है, वो महंगा वकील कर लेता है और वकील को पैसा दे करके अपनी गलत व्याख्या करवा करके डिसीजन को अपने पक्ष में, निर्णय को अपने पक्ष में करवा लेता है। उस समय गरीब के पास उतना पैसा होता नहीं है जो बड़े वकील का सेवा लिया जा सके। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सरकार यानी राज्य ऐसा कानून बनावे जिससे कि आम लोगों को, जो कॉमन मैन है, जो ले मैन है, जो गरीब है, जो बेसहारा है, उसको क्या मिलना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी उचित न्याय मिल पावे। अन्यथा उनको आज के युग में उचित न्याय मिलना संभव नहीं है। ये 39 का में यही बातें कही गई है। अब हम लोग चलते हैं 40 में, आर्टिकल 40 में चलते हैं। ये है आर्टिकल 40, ये आर्टिकल 40। इसमें क्या कहता है कि राज्य ऐसा कार्य करे या ऐसा कानून बनाते समय ध्यान रखे, राज्य कानून बनाते समय, कानून बनाते समय ध्यान रखे कि ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को क्या मिले, बढ़ावा मिले। ये बढ़ावा मिले, यानी ग्राम पंचायत का संगठन की बात कही गई है। ग्राम पंचायत के संगठन की इसमें क्या की गई है, ये बात कही गई है। भाई ऐसा क्या होगा, तो सरकार ऐसा कानून बनावे जिससे कि क्या हो, ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था को क्या मिले, बल मिले। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बतला दूं। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो पंचायती राज ये व्यवस्था है, ये पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका मूल उद्देश्य यही होता है, इसका मूल उद्देश्य होता है कि ग्रामीण स्तर के विवादों का फैसला, जो ग्रामीण स्तर पर उपजे, ग्राम स्तर पर उपजे विवादों का फैसला, ग्राम स्तर पर उपजे विवादों का फैसला
स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा सके। तो ये इसका है भाई। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रशासन पर कम भार पड़ेगा, प्रशासन को उतना खर्च नहीं लगेगा और आसानी से लोग अपनी समस्या का निदान स्वयं ढूंढ लेंगे। और इसका दूसरा बात क्या है, इसका दूसरा पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर दूसरा बात क्या है, दूसरा मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य दूसरा है ग्राम प्रशासन में अधिक से अधिक सहभागीदारी किन की बढ़े? ग्रामीण लोगों का बढ़े। ग्राम प्रशासन में अधिक से अधिक सहभागीदारी ग्राम के लोगों का बढ़े। ग्राम के लोगों का क्या हो? बढ़े। यानी ग्रामीण जगत के जो लोग हैं वह अधिक से अधिक प्रशासनिक कार्यों में क्या ले? हिस्सा ले, ताकि उनको प्रशासन का अनुभव हो, ताकि वो बेहतर रूप से ग्रामीण स्तर के प्रशासन को क्या कर सके? चला सके। तो इस प्रकार से आर्टिकल 40 में ये बातें कही गई है। ये सब व्यवस्था किनको करना पड़ेगा? राज्य को करना पड़ेगा। अर्थात राज्य जब कानून बनावे तो ऐसी स्थिति में इन बातों का क्या रखना चाहिए? उन्हें ख्याल रखना चाहिए। जब इन बातों का ख्याल रखेगा तभी क्या होगा? किसको बल मिलेगा? गांधीवादी व्यवस्था को बल मिलेगा। तो इस प्रकार से 40 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 41 में कौन सी बात कही गई है भाई? ये अनुच्छेद 41 में क्या बात कहा गया है? तो अनुच्छेद 41 में कुछ बातें कही गई हैं। जैसे इसमें कहा गया है काम पाने का अधिकार। काम पाने का इसमें क्या दिया गया है? ये काम पाने का अधिकार। इसमें क्या है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार। शिक्षा पाने का ये क्या दिया गया है? ये अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? लोक सहायता। ये है लोक सहायता। तो हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं ये लोक सहायता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लोक सहायता को किसके अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। तो लोक सहायता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है भाई? तो इसका मतलब यहाँ पर है लोक सहायता से तात्पर्य है, यहाँ पर तात्पर्य क्या है लोक सहायता से? कि मान लेते हैं कोई बूढ़ा है, कोई बेगार है, बेरोजगार है, ये बेरोजगार है, क्या कह सकते हैं? तो ये सब जो व्यक्ति है, तो इन सबों को क्या मिलना चाहिए? इन सबों को सरकार ऐसा कानून बनावे, राज्य ऐसा व्यवस्था करे जिससे कि इन लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। इन लोगों को क्या मिले? सहायता मिले। ये बात किस में कही गई है? ये बात 41 में कही गई है। तो ये है लोक सहायता की ये बात कही गई है। अनुच्छेद 42 में कौन सी बात कही गई है? अनुच्छेद 42 में यही है अनुच्छेद 42 में। इसमें कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे, राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि कार्य की अनुकूलता हो। कार्य की क्या हो भाई? अनुकूलता हो। यानी कार्य के लिए क्या होना चाहिए? अनुकूल वातावरण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जो स्त्री कामगार है, यानी जो मातृत्व हित लाभ, ये क्या है भाई? मातृत्व हित लाभ की ये क्या करे? व्यवस्था करे। तो भाई इसके अंतर्गत ये बात कहा गया है कि कार्य की क्या होना चाहिए? अनुकूलता। यदि आप किसी से कार्य लेते हैं और कार्य करने का अनुकूल स्थिति नहीं है तो उस अवस्था में आप क्या यहाँ पर देखेंगे? कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तो भाई ये सरकार का दायित्व है, ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि कामगार को क्या मिले? कार्य करने के लिए क्या मिले? उचित अनुकूल वातावरण मिले, अनुकूल क्या मिले? परिस्थिति हो। अच्छा, दूसरी बात इसमें कहा गया मातृत्व हित लाभ। भाई यदि मान लेते हैं कोई महिला कर्मचारी है, तो जो महिला कर्मचारी है तो भाई वो गर्भवती है, तो भाई उनको संतान वो पैदा करती है, बच्चा पैदा करती है, तो उस अवस्था में कोई भी, चाहे वह सरकारी
कर्मचारी हो या निजी क्षेत्र में वो कार्यरत हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि साहब आपको काम करना होगा, नहीं तो फिर आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो उसमें मातृत्व हित लाभ में ये दिया गया है कि भाई उसको एक निश्चित समय के लिए क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, ताकि वो अपने बच्चे का क्या कर सके, लालन पालन कर सके। और इसके लिए समय समय पर क्या करे, सरकार कानून बनावे ताकि महिलाओं को इससे क्या मिले, लाभ मिले। तो इस प्रकार से 41 में ये बातें कही गई है, 42 में ये बातें कही गई है कि भाई मातृत्व हित लाभ से संबंधित नियम कानून बनाना चाहिए। ये सब दायित्व किसका है, ये सब दायित्व ये सरकार का है, राज्य का है। अब हम लोग 43 में चलते हैं, अनुच्छेद 43, ये आर्टिकल 43। तो अनुच्छेद 43 में यहाँ पर कौन सी बात है, तो 43 में यहाँ पर क्या दिया गया है, कहता है कुटीर उद्योग। यहाँ पर कौन बात कहा गया है, कुटीर उद्योग। ये है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग की ये व्यवस्था की बात कही गई है, व्यवस्था की बात कही गई है। इसका मतलब यहाँ पर है कि राज्य ऐसा कानून बनावे या कानून बनाते समय ऐसा ध्यान रखे जिससे कि कुटीर उद्योग को क्या मिले, बढ़ावा मिले। आप तो जानते ही हैं कि भाई देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है और सबों को रोजगार देना संभव नहीं है, नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरकार का कहना है या ये नीति से तत्व में ये बातें कही गई हैं कि सरकार ऐसा व्यवस्था करे जिससे कि हर हाथ को काम मिले। तो हर हाथ को काम मिले ये किससे संभव है, यह कुटीर उद्योग से संभव है। हर हाथ को काम मिलना, हर हाथ को क्या मिलना, काम मिलना या काम देना, ये कौन किसके द्वारा हो सकता है, ये कुटीर उद्योग के द्वारा हो सकता है। और ऐसी व्यवस्था किसने किया, गांधी जी ने भी यही बात कहा। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात होगा आत्मनिर्भर लोग होंगे। लोग क्या होंगे, स्वावलंबी हो जाएंगे। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं रहेगा कि नौकरी नहीं मिली, ये बात नहीं रहेगा। लोग अपने कुटीर उद्योग में लगेंगे और इसके लिए किनको व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए। इससे संबंधित कानून बनाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को क्या मिले, कार्य मिले, वह क्या हो सके, स्वावलंबी हो सके, वह दूसरे के बल पर वो ना रहे, वो दूसरे का मोहताज ना रहे। तो बहुत अच्छी बात है, ये 43 में बहुत अच्छी बात है और इसके आधार पर सरकार बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है। 44 में कौन सी बात कही गई है, आर्टिकल 44 में, ये आर्टिकल 44 में ये कौन सी बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता। इसमें कहा है, इसमें मोटे तौर पर है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, इसका मतलब ये है, इसमें लिखता है कि राज्य ऐसा कानून बनावे या राज्य ऐसी व्यवस्था करे या राज्य ऐसा ध्यान रखे कि समान नागरिक संहिता देश में हो। कहने का मतलब सभी के लिए एक समान क्या होनी चाहिए, कोड की एक समान क्या होना चाहिए, संहिता होनी चाहिए, कानून होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं अपने देश में कौन है भाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, तो ये सारे लोग हैं और सबों के लिए क्या है, अलग अलग कानून है। जैसे कि मैं बोलूँ हिंदू कोड है, मुस्लिम कोड है, सिख कोड है, क्रिश्चियन कोड है, तो भाई अलग अलग कोड बनाया हुआ है। तो भाई देश एक और कोड अलग। यहाँ पर यही बात कहा जाता है कि नहीं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उससे कोई लेना देना नहीं हो। लेना देना यही है कि आप भारत के नागरिक हैं, इसीलिए भारत के लिए क्या होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए अलग कानून होगा, मुसलमान के लिए अलग होगा, सिख के लिए अलग होगा, ईसाई के लिए अलग होगा। इससे क्या होता है, विभेद हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा कानून बनावे जिससे कि देश के अंदर रहने वाले सारे नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान कानून हो। और ये व्यवस्था अभी भी लागू हुई है। ये व्यवस्था कहाँ है, अपने एकमात्र राज्य है, दैट इज़ गोवा। एकमात्र राज्य है, दैट इज़ क्या है, ये है गोवा। तो गोवा में क्या है, समान नागरिक संहिता है। समान नागरिक, ये क्या है, ये समान नागरिक संहिता है। तो ऐसा ही बात
संपूर्ण देश में लागू करने के लिए बहुत सारे लोग इस पर विचार करते हैं, लागू करने की वकालत करते हैं, लेकिन सरकार के सामने कुछ परिस्थितियां हैं, उनकी अपनी कुछ स्थिति है, इस वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग चलते हैं 45, आर्टिकल 45, ये है आर्टिकल 45। तो आर्टिकल 45 में अनुच्छेद 45 में इसमें क्या कहा गया है? निःशुल्क शिक्षा, ये है निःशुल्क शिक्षा। तो निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन, ये है फ्री एजुकेशन। ये क्या दिया गया? ये फ्री एजुकेशन। इसमें ये बात कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए? निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे, राज्य ऐसी व्यवस्था करे या ऐसा कानून बनावे जिससे कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या दिया जा सके? निःशुल्क शिक्षा दिया जा सके, फ्री एजुकेशन दिया जा सके। इसके आधार पर आज आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष में सरकार के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बड़े पैमाने पर क्या दिया जा रहा है? शिक्षा दिया जा रहा है। बहुत कम पैसे में उनकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो भाई ये बड़ा पॉजिटिव बात है। तो ये किस में कहा गया है? ये 45 में कहा गया है। और शिक्षित नागरिक ही शिक्षित भारत की पहचान है। यदि नागरिक ही शिक्षित नहीं होगा तो भाई भारत का विकास नहीं होगा। लोग अपने अधिकार को नहीं समझ पाएंगे, अपने कर्तव्य को समझ नहीं पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? मूर्खों की जमात हो जाएगी। देश की व्यवस्था चलने में क्या हो जाएगा? संभव नहीं होगा। अपंग देश की व्यवस्था क्या हो जाएगा? एजुकेशनली वो क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा। इसकी अब हम लोग चलते हैं 46, आर्टिकल 46। ये आर्टिकल कितना चलते हैं? ये 46। 46 में कौन सी बात कही गई है भाई? इसमें कहता है ओबीसी, ये कहा गया है ओबीसी, एसटी, एससी, ये है ओबीसी, एसटी, एससी, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, ये क्या है? शेड्यूल्ड कास्ट, ये शेड्यूल्ड कास्ट, ये शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कहने का मतलब है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो जनजाति मतलब इसे संथाल हुआ, मुंडा हुआ, भील हुआ, तो ये सब है अनुसूचित जनजाति है। जैसे एससी हुआ, तो एससी में हुआ शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें इसे हरिजन हुआ। तो ये सब क्या हुआ? धोबी हुआ। तो ये सब किसके अंतर्गत रख दिया गया? हरिजन के, शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत रख दिया गया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? तो 46 में कहता है इसके लिए सरकार क्या करे? आर्थिक व्यवस्था करे। ये आर्थिक व्यवस्था करे, यानी इसके अर्थ के लिए यानी आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या करे? सरकार नियम बनावे, तभी जाकर के इनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी, और ये समाज के मुख्य धारा से ये क्या हो पाएंगे? ये जुड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 46 में ये बात कही गई है। और आज इसी को ध्यान में रख करके बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्रोग्राम एसटी, एससी के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है? संचालित किया जा रहा है। अनुच्छेद 47 में कौन सी बात कही गई है भाई? अनुच्छेद 47 में क्या बात कहा गया है? इसमें है लोक स्वास्थ्य। इसमें क्या कहा गया है? लोक स्वास्थ्य। ये है लोक स्वास्थ्य, यानी जो पब्लिक हेल्थ है, इसके संबंध में ये क्या है? पब्लिक हेल्थ। ये पब्लिक हेल्थ के बारे में ये बात कहा गया है। कहने का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति है, जो बेसहारा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपना इलाज नहीं करा सकता है,
तो भाई उनके लिए सरकार क्या करे, व्यवस्था करे, या सरकार कानून ऐसा बनावे जिससे कि उनको स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। आज भी आप देखते हैं कि ऐसे ही इसी के आधार पर क्या दिया गया है, स्वास्थ्य संबंधी बीमा दिया गया है। कई लाखों का इलाज सरकार के द्वारा कराई जाती है। आयुष्मान योजना जो बनाया गया है इसी प्रकार के बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये सब बात किसके अंतर्गत कहा गया है? 47 के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत क्या कहा गया है? पोषाहार। इसी के अंतर्गत क्या कहा गया है? पोषाहार। यानी कहने का मतलब कि भाई उचित पोषाहार मिलना चाहिए ताकि बच्चे जो हो वह क्या हो, रुग्ण ना हो जाए, बच्चों में क्या ना हो जाए, वो रुग्णता का शिकार ना हो जाए। तो इस प्रकार से पोषाहार की व्यवस्था हो। यदि कोई गर्भवती महिला है तो उस समय से ही उन पर ध्यान देना चाहिए। उनके लिए क्या एसेंशियल है, क्या उनका उचित भोजन है, इस प्रकार का कानून बनावे जिससे कि सरकार उनकी व्यवस्था कर सके। 48 में क्या कहा गया है? 48, ये आर्टिकल 48 में कौन सी बात कही गई है? 48 में यहाँ पर बात कहा गया है नंबर 1, ये कृषि का ये क्या करे, ये प्रबंध करे। और दूसरी बात यहाँ पर क्या कहा गया है? ये दुधारू पशु की हत्या, ये दुधारू पशु की हत्या पर क्या करे? रोक लगावे। ये रोक लगावे। ये दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध लगावे। यानी कहने का मतलब ये है 48 और ये है 48 का, ये है 48 का। तो ये बात कही गई है। इसमें क्या बात है कि भाई ये सरकार का ऐसा कानून बनावे जिससे कि कृषि का संगठन हो और कृषि क्या हो, बढ़े। इससे आम लोगों को क्या मिलेगा? रोजी रोटी होगा। आम लोग को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर होगा, उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और आम लोगों की स्थिति अच्छी होने का मतलब है देश की स्थिति अच्छी हो जाएगी। 48 का में क्या कहा है भाई? दुधारू पशु की हत्या पर प्रतिबंध लगावे। इसका मतलब है ऐसा कानून बनावे जिससे कि दुधारू पशु की हत्या ना हो। जैसे कि आए दिन ये चर्चा में होती है कि भाई गाय की हत्या न करना चाहिए। तो भाई इस प्रकार का मामला तो काफ़ी विवादित मामला है, लेकिन यह नीति निषेध तत्व का बात है, इसलिए न्यायालय में ये क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। तो मोटे तौर पर यहाँ पर क्या है कि दुधारू पशु की हत्या न करना चाहिए। तो ऐसा कानून किसको बनाना चाहिए? सरकार को बनाना चाहिए, राज्य को व्यवस्था करनी चाहिए। ये सब व्यवस्था किस पर निर्भर करता है? ये राज्य व्यवस्था करता है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 49, ये है आर्टिकल 49। तो इसमें कौन सी बात कही गई है? आर्टिकल 49 में कौन सी बात कही गई है? तो आर्टिकल 49 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ये राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। यानी सरकार या राज्य ऐसा कानून बनावे जिससे कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका क्या होना चाहिए? रक्षा होना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये बातें इसमें कही गई हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ताजमहल कोई तोड़ना चाहता है, कोई कुतुब मीनार को तोड़ना चाहता है और ये कहता है कि भाई ये मुस्लिमों के द्वारा बनाया गया है, तो हमारा संविधान ये अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? यहाँ उससे कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर अतिवादी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये बात कही गई है। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। तो इसमें क्या कर दिया गया है? इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने की व्यवस्था की गई है। कार्यपालिका से न्यायपालिका, ये न्यायपालिका को अलग करने की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि कहता है कि राज्य ऐसा कानून बनावे जिससे कि कार्यपालिका को किससे अलग कर देना चाहिए? कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या रखना चाहिए? कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या रखना चाहिए? अलग रखना चाहिए, ताकि इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका पर अनावश्यक दबाव कार्यपालिका का ना पड़े। यदि दोनों को साथ कर दिया जाएगा,
या इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर दी जाएगी जिससे कि क्या होगा, न्यायपालिका दबाव में आ जाएगी। और जब न्यायपालिका दबाव में आ जाती है तो फिर उचित निर्णय नहीं हो पाएगा और उस अवस्था में कार्यपालिका क्या होगी, अपनी मनमानी करेंगे और लोग उचित न्याय नहीं पा पाएंगे और लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और न्याय से वो क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि राज्य ऐसी कानून बनावे या कानून बनाते समय ध्यान रखें जिससे कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या किया जाए, अलग रखा जाए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अब 51। अब हम लोग देखते हैं 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये 51 में कौन सी बात कही गई है भाई? 51, ये आर्टिकल 51, इसमें क्या बात कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल, ये क्या कहा गया है? ये पीस, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या कहा गया है? शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति में कहता है कि भाई राज्य ऐसा कोई कानून न बनावे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, समस्या गंभीर हो जाए, क्या चीज़ हो जाए, लड़ाई झगड़ा का मामला उत्पन्न हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए या विमर्शता की स्थिति हो जाए। इसीलिए ऐसा कानून बनावे जिससे कि देशों के बीच में इसमें क्या स्थापित हो सके, समन्वय स्थापित हो सके, दुनिया में शांति स्थापित हो सके। भाई ये किसका कर्तव्य होगा? ये जा कर के राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार का कानून बनावे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति उत्पन्न हो। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो इसको हम लोगों ने इस प्रकार से देखा। अब ये जो राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, तो भाई ये बात अब थोड़ा सा मैं और आपसे अब कहना चाहता हूँ कि ये न्यायालय, इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। एकदम ध्यान से रखिएगा, वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन ये कानून बनाते समय विधायिका के लिए आधार है। लेकिन कानून बनाते समय ये क्या है? ये विधायिका के लिए आधार है। तो जब कभी भी विधायिका कानून बनाती है तो इसको ध्यान में रख करके ही क्या करती है? कानून बनाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी बड़ी भारी बात हो जाती है। इसमें 3 बातें आती हैं भाई। इसी में क्या आ जाता है? नीति निषेध तत्व में, राज्य के नीति निषेध तत्व में, राज्य के नीति निषेध तत्व में ये 3 बातें आ जाती हैं। इसी में क्या है? समाजवाद, इसी में है समाजवाद। इसी में क्या दिया गया है भाई? ये गांधीवाद। और इसी में क्या दिया गया है? बौद्धिक उदारवाद। ये दिया गया है बौद्धिक, ये क्या दिया गया? ये बौद्धिक उदारवाद। तो इससे क्या होगा? इससे देश को बड़ा बल मिलेगा और देश को इतना ज़्यादा बल मिलेगा कि देश हमारा क्या होगा? आगे बढ़ेगा। समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाएगी, गांधी के सपनों को साकार किया जाएगा और बौद्धिक उदारवाद हर लोगों को क्या होगा? हर लोगों का कल्याण होगा। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंटेटर यह भी इसमें कहे हैं कि चूँकि इनको वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे क्या माना गया है? एक आदर्श मात्र माना गया है। इसलिए इसे एक आदर्श मात्र माना गया है। क्या माना गया है भाई? इसको एक सफ़ेद हाथी की तरह मान लिया गया है कि भाई ये क्या है? एक लौकिक विचार है, एक अच्छी बात है जिसकी कि कोई लेना देना नहीं है, चाहे इसको मानो या ना मानो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह बात गलत है। जो कमेंटेटर इस बात को कह रहे हैं ये बात गलत है। बात ठीक है, इनको वैधानिक मान्यता नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन जब कभी भी विधायिका कानून बनाती है तो कानून बनाते समय
नीति निषेधक तत्व को क्या रखती है, ध्यान में रखती है, और उसी के आधार पर वो क्या करती है, कानून बनाती है। आज जितना भी आप देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है, लोकहित का प्रोग्राम चल रहा है, वो किससे प्रेरित है? वो सब नीति निषेधक तत्व से ये क्या है, ये प्रेरित है। और इसी पर ये बातें, ये कानून ये बनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के हर लोगों को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। देश के लोगों को कानून का लाभ मिल रहा है और देश के लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, और लगने लगा है कि यह कानून हर लोगों के लिए है, हर क्षेत्र के लिए है, इसमें किसी प्रकार का विसंगति नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, राज्य के नीति तत्व के बारे में देखा। धन्यवाद।